हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप? यदि आप राजस्थान बोर्ड से हैं और इस वर्ष 10वीं या 12वीं की परीक्षा देने जा रहे हैं तो इस वीडियो को आप कंप्लीट देखिएगा। ये वीडियो आप ही लोगों के लिए मैंने बनाया है। देखिए, जैसा कि आप जानते हैं कि राजस्थान बोर्ड में इस वर्ष जो क्लास 9th के विद्यार्थी थे उनको बिना परीक्षा दिए ही कोरोना वायरस के कारण जो लॉकडाउन की सिचुएशन हुई है उसकी वजह से उन्हें 10वीं क्लास में प्रमोट कर दिया गया है और इसी प्रकार जो 11वीं के स्टूडेंट्स हैं उनको भी लॉकडाउन के कारण 12वीं क्लास में प्रवेश दे दिया गया है। उनको बिना परीक्षा दिए ही प्रमोट कर दिया गया है। तो जो अब परीक्षाएं बाकी हैं वो या तो 10वीं की परीक्षा है या 12वीं की परीक्षा है, जो कि बोर्ड की परीक्षाएं हैं। और आप लोगों को तो मालूम ही है कि 10वीं और 12वीं दोनों ही क्लासेस के लिए मैथमेटिक्स की परीक्षा अभी होना बाकी है। ऐसे में मुझे बोर्ड की परीक्षा से संबंधित काफी कमेंट्स मेरे चैनल पर आते हैं। मुझसे स्टूडेंट्स टेलीफोन पर भी पूछते हैं और हाउ टू अटेम्प्ट द क्वेश्चन पेपर, इस पर वो मुझसे काफी डिस्कशन करना चाहते हैं। तो उन्हीं के सवालों को ध्यान में रखते हुए मैंने इस वीडियो को बनाया है। आप लोगों में से जो भी विद्यार्थी 10वीं या 12वीं के हैं और 2020 में मैथमेटिक्स की परीक्षा देने जा रहे हैं तो वो विद्यार्थी इस वीडियो को कंप्लीटली देखें। चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। देखिए, 10वीं और 12वीं की परीक्षा के लिए ये तो सभी को मालूम है कि ये परीक्षाएं कैंडिडेट्स के लिए तो डू एंड डाई की सिचुएशन में होती हैं। इसलिए एक विद्यार्थी जो इन परीक्षाओं को देता है उसके लिए इन परीक्षाओं की अपनी अलग ही इंपॉर्टेंस है और ये उनके आगे के करियर के लिए भी महत्वपूर्ण होती है। अब एक प्रश्न जो प्राय मुझसे पूछा जाता है वो ये है कि क्या हमें शुरू में पूरा पेपर पढ़ना चाहिए? जब पेपर डिस्ट्रीब्यूट होता है एग्जामिनेशन सेंटर पे तो ये प्राय सभी के दिमाग में रहता है कि क्या उन्हें सारा क्वेश्चन पेपर शुरू में पढ़ना चाहिए। मैं तो इसमें यह कहूंगा, मेरी राय में तो यह है कि आपको सरसरी तौर पर अवश्य ही पूरे पेपर को देखना चाहिए। इससे और इसमें भी विशेष रूप से जो परीक्षार्थियों के लिए निर्देश जो शुरू में दिए हुए होते हैं उनको अवश्य देखना चाहिए, क्योंकि एक तो उससे आपको मार्किंग की स्कीम समझ में आ जाती है कि यदि पेपर आपका 4 खंड में बना हुआ है तो प्रत्येक प्रश्न किस रूप में हमें कितने कितने नंबर का मिला है। एक तो ये बात हमें समझ में आ जाती है। दूसरा, हमें यह समझ में आ जाता है कि यदि प्रश्नों में और दिया हुआ है कि या तो ये वाला करना है या उसके नीचे वाला करना है तो वो किन किन प्रश्नों में हमें मिलेगा ये स्पष्ट हो जाता है। और तीसरा, हमें यह भी स्पष्ट हो जाता है कि हमें किस क्वेश्चन में ग्राफ बनाना है या हमें उसका डिस्क्रिप्टिव आंसर भी लिखना है, विधि भी लिखनी है। यह भी हमें उन निर्देशों को पढ़ के क्लियर हो जाता है। तो निर्देशों को हमेशा ध्यान से पढ़ना चाहिए और पूरे पेपर प्रश्न पत्र को जो कि हमें मिला है उसको सरसरी तौर पर अवश्य ही निकालना चाहिए। आप उस समय कर तो रहे नहीं है, परंतु यदि आप पूरे पेपर को एक बार अपनी निगाह से निकाल लेते हैं तो आपको ये भी समझ में आ जाता है कि कौन कौन से क्वेश्चंस ऐसे हैं जिन्हें हम अटेम्प्ट नहीं कर पाएंगे। देखिए, ऐसा हो सकता है किसी स्टूडेंट के लिए कि उसने एक टॉपिक पढ़ा ही ना हो या उस टॉपिक से रिलेटेड जो उसने पढ़ा है उसमें वो ये देख के ही अटेम्प्ट ले सकता है कि कौन सा सवाल आया है। तो यदि वो पाता है कि जो वो एग्जाम में पढ़ के आया है और वो उसे प्रश्न पत्र में नहीं मिल रहा है तो वो उस क्वेश्चन को नेचुरली अब नहीं कर पाएगा और इसके लिए वो अपने टाइम मैनेजमेंट को जो कि वो उस प्रश्न पत्र को अटेम्प्ट करने में अब लेगा अच्छे ढंग से मैनेज कर सकता है और जो क्वेश्चंस उसको आते हैं उन्हें और भी विस्तार से अच्छे ढंग से अपनी कॉपी में प्रेजेंट कर सकता है। तो इसलिए
प्रश्न पत्र को एक बार सरसरी तौर पर अवश्य ही पढ़ना चाहिए। ये तो जरूरी है ही, लेकिन आपको जो निर्देश हैं, परीक्षार्थियों के निर्देश, उनको अवश्य ही ध्यान से पढ़ना चाहिए। दूसरी बात को देखते हैं। दूसरी बात जो मुझसे पूछी जाती है वो ये है कि क्या जिस ऑर्डर में हम प्रश्नों के जवाब दे रहे हैं वो उसी ऑर्डर में होने चाहिए जिस ऑर्डर में कि प्रश्न पत्र में वो हैं। जैसे पहले सवाल हमें पहला करना है, फिर दूसरा करना है, फिर तीसरा करना है, और इस प्रकार ऑर्डर में ही करना चाहिए क्या? ये सवाल मुझसे अक्सर स्टूडेंट्स पूछते हैं। देखिए, ये तो अच्छा रहेगा कि आप जो अपने कॉपी में जवाब दें वो सीरियलिटी से ही दें। जो सवाल मान लिया 20वां आप कर रहे हैं तो 20वें के बाद ही 21वां करें, फिर 22वां करें, और इस क्रम में आगे बढ़ते हुए करें। परंतु यदि आपको बीच में कोई सवाल नहीं आता है और आप उस सवाल को स्किप करना चाहते हैं तो आप स्किप कर सकते हैं। उसमें समय वेस्ट करने का कोई मतलब नहीं है। आप स्किप करिए, आपकी पूरी कॉपी ही चेक होगी। इसलिए यदि आप कोई सवाल नहीं जानते हैं या आपको कोई उसमें डाउट होता है तो आप उस सवाल को छोड़ते हुए आगे बढ़ सकते हैं और आप अगले सवालों को भी अटेम्प्ट कर सकते हैं। आप इस चक्कर में बिल्कुल ना रहें कि हमें सीरियलिटी से ही अटेम्प्ट करना है, और उसको पूरे करने के लिए आप उन सवालों पर भी अपना समय लगाएं जो कि आपको अच्छे प्रकार से नहीं आते हैं या जिनकी कैलकुलेशन में आप मान लिया परीक्षा में अटक गए हैं, तो उन पर आप बिल्कुल समय ना लगाएं। आप उन सवालों को सीरियलिटी से कर दें जिनको कि आप जानते हैं। अगले पॉइंट को देखते हैं। कुछ प्रश्नों में प्राय ऐसा होता है कि 2 प्रश्न होते हैं और उसमें से अथवा लिखा हुआ होता है, आपको एक प्रश्न को करना होता है। हालांकि इसमें कोई डाउट वाली बात नहीं है कि आपको एक ही प्रश्न को करना है, परंतु कुछ स्टूडेंट्स ने यह भी मुझसे पूछा है कि यदि दोनों आते हैं तो क्या हमें उन दोनों को करना चाहिए? तो मेरा आंसर तो रहेगा कि आपको दोनों को करने की आवश्यकता नहीं है। आपको जो प्रश्न आता है उनमें से, या जो अच्छा आता है, या जो आपको लगता है कि आपको अधिक नंबर दे सकता है, आपको उस प्रश्न को ही अटेम्प्ट करना चाहिए। दोनों प्रश्नों को करने की कोई उपयोगिता नहीं है, क्योंकि उसमें यदि आप कर भी देंगे तो आपको मार्क्स तो नहीं मिलेंगे। तो ऐसे में टाइम वेस्ट करने का कोई मतलब नहीं है। आपको यदि प्रश्नों में और दिया हुआ है अथवा दिया हुआ है तो आपको एक प्रश्न को ही करना है। नेक्स्ट देखिए, मैथमेटिक्स में भी ऐसे कई प्रश्न होते हैं जिनके की उत्तर थ्योरेटिकल नेचर के होते हैं। रिलेशंस फंक्शंस में आप पाएंगे कि कुछ प्रश्न ऐसे हैं जिनके उत्तर थ्योरेटिकल नेचर के हैं। इसी प्रकार कुछ प्रश्न आप 10वीं क्लास में भी पाएंगे, जैसे मान लिया थ्योरम्स हैं जिनका कि उत्तर लगभग सब्जेक्टिव होता है। तो ऐसे प्रश्नों को आपको कम प्रेफर करना चाहिए। यदि आपको और में मिले हैं तो उन प्रश्नों को ज्यादा आपको प्रेफर करना चाहिए जिनमें कि न्यूमेरिकल वैल्यू है, क्योंकि जिन प्रश्नों के उत्तर न्यूमेरिकल वैल्यूज में आते हैं उन पर आपको पूरे मार्क्स मिलने के चांसेस अधिक होते हैं, और जो कुछ सब्जेक्टिव होते हैं उसमें हो सकता है कि किसी स्टेप की कमी की वजह से आपके नंबर कट जाएं। इसलिए उन प्रश्नों को हमें प्रेफरेंस देना चाहिए जो कि जिनके के उत्तर न्यूमेरिकल वैल्यूज के हैं, बजाय उनके कि जो कुछ सब्जेक्टिव नेचर के हैं। एक इंपॉर्टेंट बात मैं आप लोगों से और भी शेयर करना चाहूंगा। देखिए, प्रश्न पत्र में कई बार हम पाते हैं कि हमें किसी प्रश्न का पूरा उत्तर तो नहीं पता है, परंतु हमें इतना पता है कि हम इस उत्तर के मान लिया 30% हिस्से को या 50% हिस्से को अवश्य जानते हैं। तो ऐसी स्थिति में आपको जितना आप उत्तर जानते हैं उतना उत्तर आपको अवश्य लिखना चाहिए। उसमें आपको कुछ ना कुछ मार्क्स अवश्य मिलते हैं। इसलिए यदि आप पाते हैं किसी भी क्वेश्चन के लिए कि आपको पूरा उत्तर नहीं मालूम है, परंतु आपको किसी पर्टिकुलर स्टेप तक तो उसका उत्तर मालूम है, तो आपको
उस क्वेश्चन को अटेम्प्ट लेना चाहिए और उस प्रश्न में जितना आप क्वेश्चन के उत्तर को जानते हैं उसको अवश्य लिखना चाहिए। इससे आपको कुछ ना कुछ मार्क्स अवश्य मिलेंगे। एक सवाल और भी पूछा जाता है, जो मेरिटोरियस स्टूडेंट्स हैं नेचुरली उन्हीं की तरफ से वो सवाल आता है कि मान लिया हमारा प्रश्न पत्र कंप्लीट हो जाता है तो क्या हमें उन प्रश्नों को भी अटेम्प्ट करना चाहिए जो कि प्रश्न पत्र में और के रूप में मिले हैं। मान लिया एक प्रश्न पत्र में हमें 2 सवाल ऐसे मिले हैं जिनमें और है, तो अर्थात वो यदि 30 प्रश्नों का प्रश्न पत्र है तो आपको जो प्रश्न पत्र में मिलेंगे वो 2 एक्स्ट्रा मिलेंगे, 32 प्रश्न मिलेंगे। अब किसी विद्यार्थी ने वो पूरा प्रश्न पत्र कर लिया है तो क्या वो उन 2 प्रश्नों को भी करे जो और के रूप में उसे मिला है? तो उसका करना वैसे तो कोई मार्क्स के लिए तो उपयोगिता नहीं लेता है। तो मैं तो यही कहूंगा कि यदि आप पूरा प्रश्न पत्र कर लेते हैं तो अपने बचे समय में आपको जो आपने कॉपी में पहले प्रश्न कर लिए हैं उनको एक बार चेक कर लेना चाहिए कि आपने उन प्रश्नों को सही किया है या उनमें कोई कमी तो नहीं रह गई है। उनको चेक करके आपको अपने गलतियों में यदि गलतियां हैं तो सुधार कर लेना चाहिए, बजाय इसके कि आप एक्स्ट्रा प्रश्नों को भी हल करें, क्योंकि उसमें आपको यदि आप करते भी हैं तो आपको एक्स्ट्रा मार्क्स तो मिलने वाले नहीं हैं। एक सवाल और जो स्टूडेंट्स नॉर्मली पूछते हैं वो ये है कि हमें एग्जाम में अपने टाइम मैनेजमेंट में क्या स्ट्रेटेजी अपनानी चाहिए। देखिए, मैं तो इसमें यही कहूंगा कि आपको नंबर्स के अनुसार, जितने नंबर का प्रश्न है उसके अनुसार ही टाइम मैनेजमेंट को डील करना चाहिए। यदि कोई प्रश्न कम नंबर का है तो उस पर अधिक समय नहीं देना चाहिए, और यदि कोई प्रश्न अधिक नंबर का है तो आपको उसके नंबर्स के अनुसार, उसके मार्क्स के अनुसार ही उसको समय देना चाहिए। ये एक बेटर स्ट्रेटेजी है, क्योंकि कई बार ऐसा होता है कि 1 नंबर के प्रश्न को आपने बहुत विस्तार से कर दिया और आप अल्टीमेटली पाते हैं कि जो 6 नंबर का प्रश्न है या 4 नंबर का प्रश्न है, बड़ा प्रश्न है, उसको आप करने में अब समय की कमी पा रहे हैं। तो इसलिए शुरू से ही आपको, जब आप प्रश्न पत्र शुरू करें तभी से आपको ये ध्यान रखना चाहिए कि जो कम नंबर के प्रश्न हैं उन पे आपको अधिक समय नहीं देना है, और जो अधिक नंबर के प्रश्न हैं, अधिक मार्क्स के प्रश्न हैं, उनको आपको उनके नंबर्स के अनुसार ही समय देना है। एग्जाम में बेटर मार्क्स लाने के लिए एक और भी टिप जो इंपॉर्टेंट है वो भी मैं आपसे शेयर करूंगा। देखिए, कुछ प्रश्न ऐसे होते हैं जो कि कुछ डिस्क्रिप्टिव नेचर के होते हैं, उनमें डेफिनेशन का महत्व होता है या उनमें डायग्राम का महत्व होता है। जैसे मान लिया हम 12th की बात करें तो यदि आपको रोले थ्योरम से संबंधित या लैग्रेंजेस थ्योरम से संबंधित कोई प्रश्न मिलता है तो आपको अच्छा यह रहेगा कि आप प्रश्न को शुरू करने से पहले उसकी डेफिनेशन के स्टेटमेंट को भी लिखें। या ज्योमेट्री से रिलेटेड हम 10th क्लास की बात करें तो अच्छा ये रहेगा कि हम उसका एक डायग्राम भी बनाएं। तो ये यदि हम कर लेते हैं, जैसे डेफिनेशन देना है या डायग्राम बनाना है, तो उससे ना केवल हम प्रश्नों को हल करने में गलतियां कम करते हैं बल्कि उससे एग्जामिनर पे भी अच्छा इम्पैक्ट आता है और उससे हमें मार्क्स भी अच्छे ही मिलते हैं। तो इन बातों का हमें विशेष रूप से ध्यान रखना चाहिए। तो मेरे ख्याल में जो सवाल मुझसे आप लोगों ने कमेंट बॉक्स के माध्यम से पूछे हैं उन सवालों के मैंने आपको अपनी ओपिनियन के अनुसार जवाब दे दिए हैं। इसके अलावा आप लोगों को मैथमेटिक्स की कॉपी में यथासंभव दिस इम्प्लाइज का सिंबल या प्रश्न हल हो गया तो इति सिद्धम लिखना, हेंस प्रूव्ड लिखना, इस प्रकार की चीजों का भी ध्यान रखना चाहिए। आपको ये वीडियो कैसा लगा मुझे अवश्य बताइएगा, और भी इस बारे में यदि आपकी कोई क्वेरीज हो तो भी मुझे कमेंट बॉक्स में बताइएगा। आपके उन क्वेश्चंस को भी एड्रेस करने के लिए पूरी कोशिश करूंगा। यदि आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं कर रखा है तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर लें।
क्योंकि मैं इस प्रकार के वीडियो, मैथमेटिक्स के वीडियोस के अलावा अपने इस चैनल पर अक्सर लाता हूं। और यदि आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब कर रखा है तो बेल आइकन के बटन को भी दबा दीजिए, ताकि आपको मेरे वीडियोस से संबंधित नोटिफिकेशंस समय पे मिलते रहें। थैंक यू वेरी मच। बेस्ट ऑफ लक।